हमने वर्क पर एनर्जी शुरू करना था आज एंड बेसिक से बिल्कुल नॉर्मल जो कंसेप्ट यूज होते हैं। इजी चैप्टर है, इजी न्यूमेरिकल्स ही आएंगे इसमें। वर्क को हम क्या लेते हैं? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन हैव अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड इट प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट दैट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। कि अगर फोर्स एक्ट कर रही है एंड इट प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट, but displacement perpendicular to the force नहीं होनी चाहिए, because then we say that work done will be zero. So और mathematically हम लिख देते थे W is equal to F dot S. Work is said to be done if said to be done by force if force produces displacement in any direction पॉइंट बॉडीज हैं तो हम जनरल ले लेंगे, और अगर पॉइंट बॉडी नहीं है देन वी ऑलवेज टेक द डिस्प्लेसमेंट एज। फिर कौन सी डिस्प्लेसमेंट ले दें? Mathematically we say that W is equal to F dot S. Point bodies में S is same. For whole body we take the displacement to be same. For non-point bodies S is displacement of non-point bodies में The center of mass. displacement of center of mass नहीं, displacement of point of application of force. इसका भी example दे सकते हो? Where we take S as the displacement of point of application of force. मेरे पास अगर एक दीवार है, मैंने उसको पुश किया, वो मूव तो नहीं की, तो वर्क डन हुआ? मैं अगर दीवार को धक्का मार रहा हूं तो मैं कोई वर्क डन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? However small or large it may be. सर आप कर रहे हो, लेकिन वो जो थोड़े पार्टिकल हैं वो जस्ट थोड़ी सी मूव करते हैं उसको। तो फिर वर्क डन कितना लिखूं मैं? और वो जो मैंने वर्क डन किया वो कहाँ गया? मेरे पास अगर ऐसे से एक मान लो कोई भी सरफेस है, मैंने अगर इस पे फोर्स लगाई F, we say that this surface gets deformed. तो जहां से मैंने फोर्स लगाई वो डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म हो गया तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ा या कम हुआ? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा सर। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाता है स्ट्रेचिंग फोर्स लगाने से ही, तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। डायग्राम देख लो, मैंने वॉल पे फोर्स लगाई है, वॉल का साइज बढ़ गया, इंक्लाइंड हो गई है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गया। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? जब कोई फोर्स नहीं लगती तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब कोई फोर्स नहीं लगती तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हम ऐसे ग्राफ बनाते थे। ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, जब कोई फोर्स नहीं लग रही, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। मैंने फोर्स लगाई तो मैंने इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ा दिया, R से R1 कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई। मैंने जो वर्क डन किया दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर पॉइंट बॉडी नहीं है तो S इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और अगर आप वर्क डन कर रहे हो तो वर्क एनर्जी तो कहीं ना कहीं लगेगा।
तो जो आपने वर्क डन किया दैट इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वॉल इस पर्टिकुलर केस में. So we say that if body is not a point body, body is not a point body, then is denotes displacement of point of application. So normally point of application of force के displacement लेंगे हम. Mathematically इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे. Also you can say इसमें F को हम ले रहे हैं, it's magnitude of force, S is magnitude of displacement. So F and S will always be positive because they are the magnitudes. Cos theta determines whether work done will be positive, negative or zero. Cos theta positive है तो work done positive, cos theta negative तो work done negative, cos theta 90 तो zero. So we say Fs are magnitudes and are always positive. Fs are magnitudes of and are positive. If cos theta is positive, implies if theta is acute angle. And if cos theta is zero, so you can say either F into S cos theta or F cos theta into S. दोनों वे में कर सकते हो. वर्क डन को हम लेंगे कि फोर्स जो है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है. फोर्स, नेट फोर्स नहीं, फोर्स. Force acting on a body depends on reference frame or not. Displacement, सर करती है रेफरेंस पे displacement reference frame पे डिपेंड करती है, फोर्स नहीं करती. तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को अगर हम देखें, फोर्स बिकॉज रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती पर डिस्प्लेसमेंट करती है, तो वर्क डन रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंडेंट आएगा कि रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है. सो वी से दैट एज force does not depend on reference frame, as force is independent of reference frame. And displacement is dependent on reference frame. Work will be dependent. Work depends on reference frame.
वर्क को हम लेते हैं, इट्स डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट. देयर इज नो सच थिंग एज इंस्टेंटेनियस वर्क. इंस्टेंटेनियस वर्क कुछ नहीं होता, ये पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए निकलेगा. हम ये नहीं कह सकते वर्क डन एट वन पर्टिकुलर टाइम. सो we can say work is always calculated for an interval or displacement. And there is no such term as instantaneous work. वर्क नेचर ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है. नेचर ऑफ मोशन एक्सेलरेटेड है, रिटार्डेड है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वर्क डन इस पे डिपेंड करेगा. अगर हमने फोर्स अप्लाई किया एंड इट प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, विल इट डिपेंड कि वो 10 मीटर कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल किया, एक्सेलरेट किया, रिटार्ड किया? नेचर ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है वर्क डन. या सेम ही आएगा हर केस में? बिकॉज आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो होगा, किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव. बट अगर मैं वर्क डन का पूछूं, वर्क डन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मोशन और नॉट. सर इनिशियली सेम फोर्स लगी है. क्या चीज? सर इनिशियली हम लोग सेम फोर्स लगा रहे हैं सारी केसेस में. मैंने आपसे जब वर्क डन बोलते हैं ना, वर्क डन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर ईच फोर्स सेपरेटली. उससे फर्क पड़ेगा कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, रिटार्ड कर रही है. थोड़ा सा सोचो तो समझ में आ जाएगा. आपको अगर मैं सिंपल इतना क्वेश्चन दूंगा, फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, 10 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड इट प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क डन कितना? 10 Newton force acts on a body produces a displacement of 2 meter in the direction of force. वर्क डन कितना आ जाएगा? सर 20. 20. अब इसमें इससे फर्क पड़ता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल किया, एक्सेलरेट किया या रिटार्ड किया? नहीं सर. तो वर्क डन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मोशन. वर्क डन बाय फोर्स, एक पर्टिकुलर फोर्स की अगर हम बात करेंगे, अब इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा कि मैंने वो 10 न्यूटन फोर्स लगाई, 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की, वो कितने टाइम में की, बिकॉज उस पे तो पावर डिपेंड करेगी, रेट एट विच वर्क इज डन. So work done does not depend on time in which displacement is produced. Work done does not depend on time in which displacement is produced by a force.
कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है. Body moves from position vector तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा? You can say work done is fx into x2 minus x1 because displacement जो आएगी अब ये तो है कि अगर कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स कैन बी वेरिएबल आल्सो. वेरिएबल फोर्स को फर्दर दो मेन कैटेगरीज में हम इस चैप्टर में भी डिवाइड करते हैं, वो फोर्स विच वेरीज विद पोजीशन एंड फोर्स विच वेरीज विद टाइम. सो दोनों केसेस आ सकते हैं आपको कि फोर्स अगर पोजीशन के साथ वेरी कर रही है तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, और अगर फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रही है तो वर्क डन कैसे निकालेंगे. सो नॉर्मली वी से दैट इफ वर्क इज डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो दो मेथड किए थे हमने. हमने जो मेथड किए थे दैट इज फॉर वेरिएशन ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट, और दो मेथड थे कि या तो कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड में भी फाइंड वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx या वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr विद 3D ले दो. Total work done is that you can write this as fx dx z coordinate varies from z1 to z2, y1 to y2, x1 to x2. So there's a calculus method. Cap calculus method, so you can find the work done, or you can use graphical method. Graphical method में हम लेते हैं area under force displacement graph is work done. अगर हम ऐसे ले से this will be the positive work which is done. But if we plot like this will be the positive work.
This is negative work. से अगर W1 है, this is minus W2. Network done जो आएगा, that is W1 minus W2. दोनों को ऐड कर दोगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क को. So either use the area under the graph or you can use the calculus method to find the work done. And second can be you can have variation with the time also. कि टाइम के साथ वेरिएशन दिया है, फोर्स का कोई फॉर्मूला दिया है that it varies with time and you can find the work done. So you can write one question based on these. दोनों का variation with distance and variation with time. You can write first question. If force F is equals to x by 2 plus 10, x by 2 plus 10, x on a particle, find work done to produce displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2. सर रिपीट कर दो. फाइंड वर्क डन. To produce displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2. So simple numerical है. X varies from 0 to 2. सिर्फ इंटीग्रेट ही करना है, we'll get the answer. So कितना आ रहा है सॉल्व करके? 21 जूल. 21 जूल. और इसको हम ग्राफिकली भी कर सकते थे अगर हम करना चाहें तो. x is equals to 0 पे फोर्स कितनी है? 10. 10. अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 है तो फोर्सेस x is equal to 2 पे 11. तो मैं अगर इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाऊं विद स्लोप ऑफ हाफ, अगर इसका ग्राफ बनाए विद स्लोप हाफ, दैट विल बी ऑफ दिस फॉर्म कि जब x की वैल्यू 0 थी तो फोर्स इज 10, जब x की वैल्यू 2 है तो फोर्स इज 11. तो एरिया अंडर द ग्राफ कितना आ गया? इसको सॉल्व करके तो आपका 21 जूल आ रहा है. एरिया अंडर ग्राफ इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम half sum of opposite sides into distance between sides. So क्या आएगा? सर Half 10 11 21 हो plus जाएगा. 11 into 2. तो इस मेथड की डिसएडवांटेज क्या होती है? सर अभी क्वाड्रेटिक कर्व हो गया तो दिक्कत हो जाएगी. नॉन लीनियर है तो नहीं कर सकते. और दूसरा ग्राफ हमेशा 1D के बनते हैं. You cannot have a 2-dimensional motion graph. मतलब इसमें था x is equal to 0 से x is equal to 2. But if a body is moving, coordinates दे दिए, so it's moving from 0, 1, 3 to 7, 2 and 9. तो वो 3D motion हो गई.
तो फोर्स अगर 1D में भी लग रही है तो 3D मोशन का ग्राफ निकल आएगा, एक साथ नहीं बन सकता. So you can write that type of question also. If force F is equals to, if force F is equals to xi cap plus 2yj cap, x on a body and it moves from A to B and it moves from A. A के कुछ coordinates ले लो से and it moves from A के coordinates है 1 2 to B. Find work done to move the body. Find work done to move the body. तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे. X coordinate हमें दिया है फोर्स का, it's x and x coordinate varies from 1 to 0. Y coordinate is 2y and it varies from 2 to 1. So work done कितना आया? Work done comes out to be -5/2. minus 5/2. 2.5. -7 by 2. minus 7 by 7 by 2. 2 minus 3.5 joules. इसको अगर हम ग्राफिकली करना चाहते तो अगर मैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट लूं, x कोऑर्डिनेट है xi एंड x changes from 1 to 0. fx का ग्राफ प्लॉट करूं x के साथ. जब x की वैल्यू 0 है तो फोर्सेस Zero. x की वैल्यू 0 और अगर x की वैल्यू 1 है तो 1. फोर्स 1. मतलब x 0 है तो फोर्स 0, x की वैल्यू 1 है तो फोर्स इज ऑल्सो 1. ये ग्राफ y का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, y 0 है तो फोर्स 0, बट हमें y की वैल्यूज दी है 2 और 1. इनिशियली y की वैल्यू 2 है तो फोर्स कितनी है? 4. 4. जब y की वैल्यू 1 है तो फोर्सेस मतलब एक बॉडी को यहां से लेके आए हैं 2 से 1, एक तो 1 से 0. ये एरिया कितना है? ये एरिया Half. इधर एरिया कितना है शेडेड पार्ट का? शेडेड पार्ट का एरिया
ट्रेपीजियम का, ये 2 है, ये 4 है और ये 1 है। सर 3। अब बिकॉज ऐसे केसेस में क्योंकि कोऑर्डिनेट कम हो रहे हैं, मतलब आप 1 से 0 आ रहे हो, इसमें 2 से 1 आ रहे हो, तो ये दोनों एरियाज नेगेटिव में लेने होते हैं। तो टोटल अलग अलग निकाल के इसमें भी वही आंसर आ जाएगा -3.5। बट आप एक साथ नहीं निकाल सकते एक ग्राफ बना के, बिकॉज ग्राफ्स 1D के बनते हैं। fx और fy का ग्राफ अलग अलग बनाना पड़ेगा एंड देन यू कैन सॉल्व इट। मुश्किल कहाँ आएगी अब अगर अलग अलग भी बनाए तो? अगर मैं अलग अलग भी बनाता हूं तो मुश्किल कहाँ आएगी? अगर मैं आपको फोर्स ऐसे दे देता, इसका ग्राफ भी नहीं बन सकता था, बिकॉज जो एक्स कोऑर्डिनेट वाली फोर्स है वो वाई पे भी डिपेंड कर रही है और जो वाई कोऑर्डिनेट वाली फोर्स है वो एक्स पे भी डिपेंड कर रही है। सो इसलिए आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते थे। ये जनरल मेथड है और आगे जाके अभी हम करेंगे जब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ेंगे तो वर्क डन पाथ पे भी डिपेंडेंट हो जाएगा कि किस पाथ से आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए हो, दैट आल्सो चेंजेस द वर्क डन। इसमें पहले यहाँ तक देखो, क्लियर है? यहाँ तक अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर ग्राफ में नेगेटिव क्यों है? जैसे एरिया तो पॉजिटिव नहीं ऊपर है। एरिया पॉजिटिव ऐसे नहीं देखते ना, मतलब नॉर्मली जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हो ना, जब क्लॉकवाइज ग्राफ बनते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होते हैं। तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ग्राफ बन रहे हैं ना, कि वाई कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, फोर्स तो पॉजिटिव है पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैंने एफ को लिखा था एक्स आई, आप इसको मैथमेटिकली की जगह मतलब ऐसे फिजिकली समझो। एक्स आई गैप का मतलब क्या है? फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है? आई क्या? इट्स अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। डिस्प्लेसमेंट हमें दिया 1 से 0, मतलब बॉडी 1 से 0 इधर आ रही है, यस सर समझ आ गया सर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ग्राफ्स में हम ले लेते हैं कि अगर हमारा क्लॉकवाइज ग्राफ है, मतलब अबव द एक्सिस या अबव द एक्सिस है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। मतलब जैसे ऐसे अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ये पॉजिटिव वर्क होता है, बट अगर मैं ग्राफ को ऐसे बना दूंगा तो दिस विल बी नेगेटिव वर्क। तो अगर आपने ग्राफ यूज करना है तो फिर ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि आपका क्लॉकवाइज ग्राफ जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लियर है ये? यस नेक्स्ट इज अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं, मल्टीपल फोर्सेस मतलब एक से ज्यादा फोर्स लग रही है किसी बॉडी पे, देन वी से दैट either you find the net force into displacement f मतलब f net dot s, or you find the work done for individual forces and then add them normal mathematically, because scalar quantity है तो आप simple add कर सकते हो। So we say if you have work done when multiple forces x, we say total work done we can also write it as, and this basically is net force. So if multiple force is x, then we say that it's net force upon work.
There can be number of cases where multiple forces acts on a body. In addition to applied force, there can be gravity which acts. There can be frictional force which acts on the body. There can be pseudo force का work done होता है. Will work be done by pseudo force? Yes, sir. से पहले एक सिंपल केस करते हैं. बिल्कुल सिंपल है ये वैसे लास्ट ईयर आया था जेई मेंस में क्वेश्चन. मेरे वैल्यूज तो एग्जैक्टली नहीं याद. So हमने बताना वर्क डन बाय फोर्स F on B for displacement through 10 meter. Work done by force F on B for displacement through 10 meter. Also find final kinetic energy of A and B. Also find final kinetic energy of A and B. सर वर्क डन बाय बी निकालना था. Work done by force F on B and final kinetic energy of A and B. सर वर्क डन 1000 बाय 3 आ रहा था. Yes, sir. 1000/3 आया है. क्या आएगा? Sir, 1000 1000 बाय 3 वर्क डन है आपका 1000 by 2. 1000 कितना बोला? by 3, sir. बाय 3 1000 by 3. And final kinetic energy of A and B. Final kinetic energy of A and B. So, पहला part. Work done by force F on B. It will be 0 because F is not acting on B. फोर्स तो बी पे लग ही नहीं रही तो उसका वर्क डन तो 0 था. मेरे को लगा ये आसान क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया, सब ठीक करोगे. सो फोर्स ए पे लग रही है, वो ए पे वर्क डन करेगी, बी पे कोई वर्क डन नहीं करेगी. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 0. Work done by force F on B is 0 because F acts on A and not on B. अब करो इसको. सेकंड पार्ट का √40/3. सेकेंड पार्ट का दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, तो अलग अलग आएगी, सेम थोड़ी आएगी. वो स्पीड बताई थी. सर वो तो वेलोसिटी आ रही. सर इसके अंदर निकालना क्या सेकंड पार्ट में? Find kinetic energy of A and B, final kinetic energy. So 2000/3 or 1000/3.
अब अगर मैं फोर्सेस मार्क करूं, सर ए की काइनेटिक एनर्जी 2000/3 आती है और बी की 1000/3। यही फोर्सेस लग रही हैं। डिस्प्लेसमेंट कितनी दी थी? 10 मीटर, 100 मीटर? 10 10 मीटर। अगर मैं पुशिंग में रिएक्शन फोर्स पूछूं, पहले तो 100 न्यूटन फोर्स लगाई, 150 केजी का मास है, एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 100/150, 2/3। 2/3। एक्सेलरेशन आ गई 2/3। बी पे कितनी फोर्स लगी? R1 कितना होगा? आगे वाला मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 15 टू 2/3, 100/3 न्यूटन। अगर ये 100/3 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, तो वी कैन से दैट वर्क डन इज 100/3 इंटू 10, और यही इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इस केस में F का वर्क डन पॉजिटिव, F का वर्क डन कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10,000 माइनस R1 का वर्क डन कितना होगा? So this comes out to be 2000/3। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखो, work done by R1 on B and work done by R1 on A, they are equal and opposite, and this is known as principle of virtual work. Work done by internal forces is always zero. इस पे जितना पॉजिटिव वर्क कर रही है, इस पे सेम नेगेटिव वर्क कर रही है, तो वर्क डन बाय, बिकॉज R1 इसमें इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स का वर्क डन तो जीरो ही आना था। सो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। क्लियर है? देखो ये सारा सबको कि R1 इंटरनल फोर्स थी, उसका वर्क डन इक्वल एंड ऑपोजिट आ गया। वर्क इज डन मेनली ऑन द सिस्टम की अगर हम बात करें, तो टोटल सिस्टम पे अगर वर्क डन पूछता तो टोटल वर्क डन कितना था? तो 1000। एक्सटर्नल फोर्स ने तो 1000 ही किया ना। आप पूरे को ए और बी को एक ब्लॉक मान लो, तो मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाई, वो 10 मीटर डिस्प्लेस किया, तो वर्क डन इज 1000। इंडिविजुअली पूछूंगा तो मेरे को इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन लेना है। अगर मैं सिस्टम पे वर्क डन पूछूंगा तो ए एंड बी एक्ट एज अ सिंगल ब्लॉक, और उसको मैंने 10 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। 10 मीटर डिस्प्लेस किया तो वर्क डन इज एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एमजी और नॉर्मल रिएक्शन का जो N1 N2 है, उसका वर्क डन तो जीरो ही आना है। तो जो वर्क डन होगा, दैट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल टेक प्लेस, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज देयर। सो जो भी आप वर्क डन कर रहे हो, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में ही यूज हो रहा है। क्लियर है सबको ये? किसी को इसमें डाउट है तो पूछो। Then you write another question. A block of mass 10 kg. A block of mass 10 kg is pulled by a force of 100 Newton. And it covers 500 meter in 10 seconds. And it covers 500 meters in 10 seconds in the direction of force. The motion is observed by 3 observers as shown.
Find the work done as observed by 3 observers. Find the work done as observed by 3 observers. Maybe it produces a displacement of 500 meter in 10 seconds. ये बस 3 observers हैं. फर्स्ट ऑब्जर्वर दिया है जो u जीरो है, a भी जीरो है, b के लिए u 10 मीटर है बट एक्सेलरेट नहीं कर रहा, और c के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है पर वो एक्सेलरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. सो यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय 3 ऑब्जर्वर्स. फर्स्ट तो बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट को तो मतलब कर दो ऐसे f डॉट s. सेकंड और थर्ड का ही निकालना है मेनली. अब इसका 5 into 10 is plus 4. फर्स्ट तो छोड़ो ना, फर्स्ट तो मैंने बोला, फर्स्ट तो वैसे सिंपल है, वो तो स्कूल में भी नहीं आएगा इतना आसान. तो सेकंड थर्ड ही करो और कंक्लूजन्स बताओ, क्या कंक्लूड करोगे फिर उससे. सिर्फ वर्क डन ही निकालना, यू हैव टू फाइंड कंक्लूजन्स आल्सो. So ये 10 meter per second का extraction है. इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मतलब यू की डायरेक्शन भी वही है जो ब्लॉक की है, ए की भी. ये दी होगी पेपर में, बिकॉज बिना इसके तो आएगा नहीं. यू और ए की डायरेक्शन सेम है जो फोर्स की है. So 5000 joule, 4000 joule, 0 joule. 4000 40,000. $4,000 या 40,000. 40,000 sir. So 50,000 40,000 and 0. Yeah. कंक्लूड क्या करोगे? सर जितना डिस्टेंस ऑब्जर्व कर पा रहा है कि वो उससे आ गया उतना ही वो फोर्स उसके हिसाब से ले पाएगा. कंक्लूजन. Work done frame of reference पर डिपेंड कर रहा है. अच्छा ऐसे बताओ मेरे को, ये जो 10 kg का ब्लॉक है, इसने जब 500 मीटर कवर कर लिए ग्राउंड फ्रेम में, जब 500 मीटर कवर कर लिए, इसकी वेलोसिटी कितनी, एक्सेलरेशन इसकी कितनी है? 10. 10. एक्सेलरेशन इसकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 10 सेकेंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 100. 100. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू बी कितनी होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू बी.
0 नहीं B. B अच्छा चलो C का बता दो पहले। अगर C की एक्सेलरेशन 10 है, एक जो ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन भी 10 है, मैं अगर किसी इंस्टेंट पे रिलेटिव वेलोसिटी पूछता दोनों की तो क्या होती? 0 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू C कितनी है? 0। और फाइनल भी 0। मतलब रिलेटिव टू C ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही। बिकॉज अगर मैं एक्सेलरेशन ले रहा हूँ कि एक्सेलरेशन ए की भी 10 है और सॉरी ब्लॉक की भी 10 है और सी की भी 10 है, दैट मीन्स दे आर नॉट एक्सेलरेटिंग रिलेटिव टू ईच अदर। अगर रिलेटिव टू सी की सिर्फ बात करते पहले, मतलब दो वे में देख सकते हो। We can say displacement of block relative to C is displacement of B minus displacement of C. B की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी ब्लॉक की? मतलब दिस इज ब्लॉक नॉट B। ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट हाफ और C की डिस्प्लेसमेंट भी सेम, बिकॉज रिलेटिवली ब्लॉक और C डिस्प्लेस ही नहीं किए, इसलिए वर्क डन 0 आ रहा है। Or you can say that kinetic energy of block relative to C is 0 initially and finally. काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रही इसलिए वर्क डन 0 आ रहा है। दोनों वे में सोच सकते हो। बट अगर हम रिलेटिव टू बी बात करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू बी, सर इसी काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू बी 40,500 आ रही थी ना। अभी आते जाओ ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक कितनी है? 500 नहीं 400 हो जाएगी। हाफ एटी स्क्वायर और इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी यूटी, हाँ जी बिकॉज बी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हमें वैसे पता है 500 है, बिकॉज दिस इज हाफ इनटू 10 into 10 का स्क्वायर। So 500 minus 100, this is 400 meter. In work done, we can say that half, yeah, work done is 100 into 400, 40,000 joules. अच्छा, इसको अगर मैं एनर्जी इक्विवेलेंट से देखूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू बी, और रिलेटिव बतानी है। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 90 90। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 40,500 माय को मास कितना दिया था? 10 kg 10 10। तो हाफ 10 into 90 का स्क्वायर। इनिशियल इज हाफ 10 into 10 का स्क्वायर।
सो ये भी यही आ रही है, मतलब अगर रेफरेंस फ्रेम चेंज करते हो वर्क एनर्जी थ्योरम स्टिल होल्ड्स। तो आपको फिर काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंगली लेनी है, ग्राउंड के रिलेटिव नहीं लेनी। समझ में आया कंसेप्ट? Yes. Work done is equal to change in kinetic energy in all reference frames. और फर्स्ट तो जरूरत ही नहीं है, वो तो ग्राउंड फ्रेम ही है। सो आप डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट राइट, a block of mass 10 kg is projected with a speed of, a block of mass 10 kg is projected with a speed of 10 meter per second on the surface of plank of mass 10 kg as shown. On the surface of plank Of mass 10 kg as shown in figure. Find velocity of the two blocks when frictional force stops acting. Find velocity of the two blocks when frictional force stops acting. D part is find out displacement of A and B till velocity becomes equal. Find out displacement of A and B till velocity becomes equal. And C part is work done by kinetic friction on A and B. Work done by kinetic friction on A and B. हमें ये डायग्राम दिया, ground is smooth, coefficient of friction between A and B is 0.1. A को हमने velocity दी 10 meter per second, अपने बताना है find out the velocity when frictional stops acting. Find out the velocity when frictional stops acting and displacement of A and B till velocity becomes equal. करो solve इसको. And third part is work done by kinetic friction on A and B. सर 5 अगर मैं कंसेप्ट देखूं सिंपल, सर 5 आंसर है इसका। बिल्कुल क्लियर हमें एक चीज नजर आ रही है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं दे आर वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड बोथ आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ दो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, सर जब तक वेलोसिटी इक्वल होगी तब तक उनकी डिस्प्लेसमेंट विल कीप 75 बाय मैंने 2 बोला ना बचाओ, मैं कुछ जब समझा रहा हूं तब बीच में ना बताया करो कुछ भी। एक्सटर्नल फोर्सेस दो लग रही हैं, एक वेट और एक नॉर्मल रिएक्शन।
और ये दोनों परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इस पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन जीरो होता है। यहाँ यू कैन से कि इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक इंटरनल फोर्स है, फ्रिक्शन। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सेज के इंटरनल फोर्सेस के कारण मोमेंटम चेंज नहीं करता सिस्टम का। हमें कहा फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन फ्रिक्शन स्टॉप्स एक्टिंग। फ्रिक्शन स्टॉप्स एक्टिंग व्हेन रिलेटिव वेलोसिटी बिकम जीरो। Relative velocity becomes zero, मतलब both requires a common velocity. So आपको rather than anything else, you just have to apply conservation of momentum. Initial momentum is 10 into 10, final is 20 into v. आपको और कुछ भी नहीं कैलकुलेशन करनी थी। और इसमें मैंने कंसेप्ट लगाया है कि इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, इसलिए सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है। पहला स्टेप, नो external force acts in horizontal direction. Implies momentum in horizontal direction is constant. Second thing is friction stops acting when they are moving with common velocity. And when there is no relative motions. When no relative motion is there. मतलब both are moving with same velocity. तो मैंने common velocity ले ली v और v की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन है जो दोनों पे एक्ट कर रही है। देयर इज म्यू एम जी बाय एम, मतलब जो एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है देयर इज म्यू की वैल्यू दी है 0.1 इंटू जी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये ऊपर वाले ब्लॉक पे रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है और नीचे वाले ब्लॉक पे एक्सेलरेटिंग है, मतलब इस पे फ्रिक्शन इधर लग रही है एफ और इस पे आगे लग रही है। हमारे पास अगर बी की बात करें, बी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल 5 है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मैं टाइम को कह सकता हूँ टाइम इज 5 सेकेंड्स। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इन 5 सेकेंड्स कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 1 इंटू 5 स्क्वायर, मतलब 12.5 मीटर। सिमिलरली अगर मैंने ए की निकालनी होती तो ए की इनिशियल वेलोसिटी है 10, टाइम है 5 माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई दोनों की। हमने यही दो पार्ट करने, वेलोसिटी निकालनी थी और टाइम निकालना था। द इम्पोर्टेंट पॉइंट, आंसर आपके चाहे आ जाए चाहे नहीं आए, आप लॉजिक देखो कि फास्टर कैसे कैलकुलेट होगा, बिकॉज मेन इशू इज द टाइम। तो आपको क्लियर समझ आना चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो आप, और मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है दैट इज हार्डली 5 सेकेंड्स। वो तो मैं इतना कुछ लिख रहा हूं तो टाइम लगेगा, अदरवाइज आपको पता है मोमेंटम 100 है तो अगर 10 kg का 100 है तो 20 का भी 100 ही होगा। जब दोनों मूव करेंगे तो 5 ही आनी है वो वेलोसिटी। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, अब इजी है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास है -10, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल दो कितना आएगा, ए पे कितना और बी पे कितना। ए पे इट विल बी -375 जूल्स और बी पे +125 जूल्स। Work done by kinetic friction. On A, it's -375 joules. On B, it's +125 joules. So net work done by kinetic friction is negative. ये assertion reasoning में क्वेश्चन आया था इस साल एक जेई में कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव हो सकता है। यस, नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कैन बी नेगेटिव आल्सो। देखो इसमें कुछ नहीं आया समझ तो। क्लियर है सबको?
अब वर्क एनर्जी थ्योरम को अगर मैंने लिखना है तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम इज work done by conservative forces is delta K, या net work done is delta K, या work done by non-conservative plus conservative force is delta K. पूरी एग्जैक्ट फॉर्म क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम की? Work done by Work all done by the all forces. conservative forces is Work change done in by kinetic. All the forces. ऑल द फोर्सेस, तो कौन कौन सी लेते हैं उसमें? अगर मेरे को स्टेटमेंट लिखनी है वर्क एनर्जी थ्योरम की तो मैं क्या लिखूंगा? Conservative and non-conservative both. कुछ और भी रह गया ना? अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम की जनरल फॉर्म लिखता हूं तो क्या लिखेंगे? सूडो भी। Work done by conservative force plus work done by non-conservative force plus work done by pseudo force, that is equals to delta E के। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और क्या होती है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज आल्सो Minus delta E. माइनस डेल्टा यू। वेरी गुड। बिकॉज इस पेन को मैंने अगर ग्राउंड से उठा के ऊपर लेके आया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी या कम हुई? Increase. So that means work done is equal to minus delta U. Work done by gravity. Work done against gravity will be plus delta U. So work done by conservative force is minus delta U. तो modified form को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, modified form of work energy. Modified form of work energy. It can be written as minus delta U work done by non-conservative plus work done by pseudo. और इसको हम फिजिक्स में बहुत बार यूज भी करते हैं because we say non-conservative forces are not there and pseudo force is not there, so total energy is constant, delta U plus delta EK will be zero. Kinetic energy जितनी बढ़ेगी potential उतनी कम हो जाएगी and so on. So इसके आगे लिख लो, this implies that because non-conservative force is कौन सी? Some kind of friction, air resistance, viscosity. This implies that if non-conservative and pseudo forces are not acting, because pseudo force को eliminate करना बहुत आसान है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो pseudo force को हम eliminate कर सकते हैं by using ground frame। बिकॉज अगर मैं ग्राउंड फ्रेम ले लेता हूँ तो pseudo force तो अपने आप ही हट जाएगी। तो अगर बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है तो टोटल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। सूडो फोर्स का कंसेप्ट तो सिर्फ एक्सेलरेटेड फ्रेम्स में आना है। दिस इंप्लाइज दैट इफ नो नॉन कंजर्वेटिव और सूडो फोर्स एक्स, if no non-conservative and pseudo force X, then total mechanical energy
of the system is conserved. Total mechanical energy of the system is conserved. जो पावर को हम लेते हैं रेट एट विच वर्क इज डन. वर्क को मैंने लिखा वर्क इंस्टेंटेनियस नहीं होता. पावर इंस्टेंटेनियस हो सकती है. Yes. यस Because power can be instantaneous also, because उसमें हमने किया था कि average power is total work done upon total time taken, and instantaneous power is dw by dt. So power is rate at which work is done, और formula normally हम लेते हैं f dot v. So इस पे based एक question लिखो. A stone is projected with a velocity v at an angle theta. A stone is projected with velocity v at an angle theta with horizontal. Find out the instant at which power is 0, power is positive, and C power is negative. Find out the instant at which power is positive, 0, negative. तीनों. अरे ग्रेविटी का ही निकालना है ना. हाँ. और ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं फोर्स इज कांस्टेंट. अब इस केस में So 0 v sin theta by g पर है. force throughout the path mg लग रही है. डाउनवर्ड. थीटा एक्यूट तो पावर पॉजिटिव, थीटा ऑब्ट्यूज तो पावर नेगेटिव, और थीटा 90 तो पावर 0. तो वेलोसिटी की डायरेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट इनिशियल एंगल कितना है? थीटा प्लस 90. 90. अब ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते हर पॉइंट पे एंगल ऑब्ट्यूज है. हाँ जी. हाईएस्ट पॉइंट पे 90 और हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आएगी तो एंगल इज एक्यूट. मतलब इस रीजन में G to H theta is obtuse, so at all points instantaneous power is negative. Highest point पे theta is 90, power is 0. Highest point to ground, theta is acute, power is positive. आप इसको बिना इसके एंगल्स के भी देख सकते थे.
अगर मैं एनर्जी का कंसेप्ट देखूं, एज द बॉडी मूव्स फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट, its kinetic energy is increasing or decreasing? डिक्रीज। decrease, Kinetic energy is decreasing means work done should be negative. Work done should be negative means power should be negative. As the body moves from ground to the maximum height to the ground, kinetic energy increases, work done positive, power positive. और highest point से एक है जहाँ पे power it will be zero. No work is done at highest point. Clear है ये concept? क्या आप एनर्जी के कंसेप्ट से भी देख सकते हो? अगर किसी रीजन में हमें दिया है काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है मींस इंस्टेंटेनियस पावर विल ऑलवेज बी नेगेटिव. If in any region kinetic energy is increasing, instantaneous power will always be positive. And if kinetic energy is not changing, instantaneous power is zero. Clear your point? Next to right. Find potential energy of. Find potential energy of a rod of mass m and length L. Find potential energy of rod of mass m and length L, which is placed inclined to the horizontal at an angle theta, which is placed inclined to the horizontal at an angle theta. B part भी लिख लो साथ में. Also find the potential energy of the chain kept on hemisphere as shown in figure. Kept on hemisphere as shown. Repeat कर दो. Also Also find find the potential energy of chain kept on hemisphere as shown in figure. रॉड का पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बेसिकली सेंटर ऑफ मास की हाइट निकालनी है. सेंटर ऑफ मास की हाइट अगर हमारे को पता है इट्स h, तो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. ये डिस्टेंस l by 2 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, बिकॉज हमें कुछ नहीं दिया कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. सो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh and h can be written as l by 2 sin theta. So mg l by 2 sin theta. इसमें क्या होगी?
mgr/√2. mgr/√2 नहीं, कैसे करेंगे? मैं शॉर्टकट तो यहाँ भी लगा सकता हूँ, लगाना चाहूँ तो मैं मेथड बता देता हूँ। ये एंगल थीटा या डी थीटा, इस डीएम मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ठीक है, स्मॉल मास की। Yes. ये स्मॉल मास होगा कितना? लेंथ ऑफ चेन कितनी है? πr/2. 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस। ये टर्म क्या आ गई? Mass per unit length. into length of this small part. This will be dm into g into h कितना होगा? अगर ये r है, ये थीटा, h will be r sin theta. r sin थीटा। तो हमारे पास क्या बचा? ये 2m/pi पूरी चेन की निकालनी है, तो थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π/2। थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π/2। साइन थीटा की इंटीग्रेशन आपको शायद ऐसे कुछ याद आए। 2r/π किसका सेंटर ऑफ मास निकाला था? हमने वैल्यूज निकाली थी ना, 2r/π, 4r/3π, 3r/8 रिंग का। So 2r/π is the height of center of mass, 1/4 है तो भी। आप लॉजिकली सोचते ना, रिंग का जब सेंटर ऑफ मास निकाला था, वो हमारा आया था 2r/π, ये डिस्टेंस। अब ये क्यों आएगा यहाँ पे? बिकॉज इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास होगा इधर, इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास इधर, और कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। तो अगर रिंग का सेंटर ऑफ मास की हाइट 2r/π है, तो इसकी भी 2r/π होगी, इसकी भी 2r/π होगी। तो mg into height of center of mass, mg into the height of center of mass। क्लियर है सबको कैसे किया? हाँ जी सर, जो अब क्वेश्चन में रॉड में भी अगर दे दें, मतलब वो वेरिएबल मास डेंसिटी दे दें, तो तब भी हमें कैलकुलस लगानी पड़ेगी। फिर आपको लेना पड़ेगा स्मॉल मास मतलब dx, पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी, वेरिएबल मास मतलब वो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया होगा, तो वो लैम्डा की जो वैल्यू दी होगी वो पुट कर देंगे। सर, इसमें बेसिकली सर साइन थीटा और उसमें रिलेशन कैसे आएगा? जो लेंथ होगी हम जहाँ पे ले रहे होंगे वो समझ आएगा ना, आपको लैम्डा की वैल्यू, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करता तो मैं कैसे करता, अगर मैं ऐसे कंसेप्ट ना लगाऊं। मैं कंसेप्ट ना लगाऊं, पर मैं ऐसे लूं से, मैंने एक स्मॉल पार्ट ले लिया,
यहाँ पे dm, जिसके लिए ये लेंथ है x और ये स्मॉल लेंथ है dx। मैं अगर आपसे पूछूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, dm इंटू g इंटू हाइट, हाइट ये dm कितना होगा, h और x में रिलेशन क्या बन रहा है, साइन थीटा इज h by so this is m by l g sin theta into x dx. X varies from 0 to L. सर हमें इसमें अच्छा आपको अगर थीटा गिवन वेरिएबल दिया होगा ठीक तो है बस इसको नहीं पुट करना, आपको जो लैम्डा की वैल्यू दी है वो पुट करनी है फिर। ओके सर। सर इसमें साइन थीटा तो मतलब फिर गिवन ही होगा तभी होगा सॉल्व ये। हाँ तो हमें क्वेश्चन में लिखा नहीं है, रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, यस सर वो सर तो वो मैं क्लियर है ना, यहाँ उसमें तो एज कंफ्यूज कर शोन इन गया। फिगर दिया होगा, यहाँ दिया होगा रॉड मेक्स एन एंगल थीटा, बिना उसके कैसे करोगे, वो तो हर पॉइंट पे अलग है। बिकॉज अगर रॉड वर्टिकल होती तो हम mgl/2 नहीं लेते कि अगर वर्टिकल है तो इसी से ही तो आएगी mgl/2 अगर थीटा 90 है तो, और अगर थीटा 0 है तो 0 आ जाएगी। यस नेक्स्ट राइट, अगेन जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, फाइंड आउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to slowly hang the lower end of the chain to the peg. Find out the work done by external agent to slowly hang the lower end of the chain to the peg. हमें ऐसे दिया है, क्वेश्चन समझ आया, इस चेन के लोअर एंड को पकड़ के यहां से हैंग कर देना। Find out the work done by external agent to hang the lower end of the chain to the peg. So चेन को बीच में से फोल्ड करके एंड ऊपर हैंग करना है, वर्क डन बताना है कितना होगा। mgl by 4 बेसिकली आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी पॉजिटिव। एक रेफरेंस लेवल चूज करो और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल।
मैं अगर टॉप पॉइंट को रेफरेंस मानता हूँ, MgF4 अगर इसको रेफरेंस मानूं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -mgl/2। फाइनली सेंटर ऑफ मास की जो डेप्थ है, दैट इज, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज -mgl/4। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बताना है, तो u2 माइनस u1। ठीक है। अब मैं इसमें अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करूं, मैं इससे इसी क्वेश्चन में कहूं, इन द अबव क्वेश्चन फाइंड आउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू हैंग मिडल लिंक ऑफ द चेन टू द पेग। लिख लो क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्क डन टू हैंग middle link of the chain to the peg. Find out the work done to hang middle link of the chain to the peg. कंसेप्ट ज्यादा सेम है। लोएस्ट पॉइंट को पेग से हैंग नहीं करना, मिडल लिंक को पेग से हैंग करना। क्या है आंसर? सर 3 mgl/8 माइनस mgr/5। नहीं, नहीं, 3 mgl/8 नहीं है। क्वेश्चन सबको समझ में आया? सर बस एक हमने मिनट, एक चीज गलत हो गई थी, मेरे को सर 1 मिनट दे दो, हो गया सॉल्व।
सर हाँ जी, एक बार थोड़ा पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट था जो आपने करवाया था पैक वाला। सर इसके अंदर U2 माइनस कैसे आया था? क्या U2 की वैल्यू इसमें नेगेटिव कैसे आई थी -mgl/4? रेफरेंस लेवल देखो किसको चूज किया है। मैंने पैक को रेफरेंस माना, तो सेंटर ऑफ मास उससे नीचे है ना, हाइट नहीं है, डेप्थ है। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करती है कि आप रेफरेंस लेवल किसे चूज करते सर हो। फिर U1 भी नेगेटिव में ही आएगा ना? क्या चीज? U1 भी फिर नेगेटिव में ही आएगा ना? तो U1 मैंने नेगेटिव में नहीं लिखा हुआ बोर्ड पे। सर वो लेकिन माइनस भी तो है U1 के आगे। क्या? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी U2 माइनस U1 होगा ना? हाँ, U2 माइनस U1 ही होगा, तभी तो mgl/4 आ रहा है पॉजिटिव में। जी सर ठीक। अच्छा, आपको ये स्टेप यहाँ माइनस माइनस है, बस दोनों नेगेटिव में ही तो निकाले हैं U1 U2, तो U2 माइनस U1 पॉजिटिव में आएगा, mgl/4 जो आया। सर 3 mgl/8 माइनस mgl/4 पाई स्क्वायर। 3 mgl/8 माइनस mgl/4 पाई स्क्वायर। पाई कहाँ से आ गया बीच में? पाई तो कुछ है ही नहीं वायर में, चेन में पाई कहाँ से ले आए आप? अरे सिंपल है, इसको चेन को सेंटर से पकड़ के वहां से हैंग कर दिया, सर्कल थोड़ी बनाया आपने कोई। mgl/8। यार ठीक से कर लो, क्यों गड़बड़ कर रहे हो? बेसिक क्वेश्चन में गलतियां करोगे तो कैसे चलेगा? ऐसे बच्चों वाला क्वेश्चन दिया, उसमें भी आप गलती करी जा रहे हो इतनी देर से। इसमें क्या मैंने मतलब आपको रॉकेट साइंस का क्वेश्चन दे दिया? मैंने आपको कहा कि चेन को मिडल से पकड़ के हैंग कर दिया, तो बेसिकली मेरे पास ये सिस्टम बन गया। मिडल पॉइंट को पकड़ा और यहाँ से हैंग कर दिया, तो मेरे पास ये सिस्टम बना। ये L/4 है लेंथ, और ये L/2 है। आधी चेन यहाँ से पकड़ के ऐसे किया, तो ये तो L/2 कभी भी हैंग कर रही है, ये L/2 को मिडल से पकड़ के यहाँ हैंग कर दिया था। तो अब निकालो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इस पार्ट की कितनी हो जाएगी? -mgl/8 -mgl/4। सॉरी, मास भी हाफ हो जाएगा, m/2। तो ऐसे कर दो। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आती है। इसको मैं कर सकता हूँ, दिस इज कॉमन लो, तो -3 mgl/4 प्लस mgl/2। सर वहाँ पे 16 नहीं आएगा? आपने हाफ कर दिया था। यहाँ पे आना है -3/16 mg सर यहाँ ठीक 16 आएगा। आ हाँ जी जाएगा। सर। 5 mgl/16 आएगा। सो 5/8 mgl, 5/8 mgl सर इसके अंदर इसका मिडल वेट पार्ट को आपने हैंग। स्टार्टिंग में गलती कर रहा है। तो मास को भी हाफ करना था, सेंटर ऑफ मास भी हाफ लेंथ पे लेना था।
Next, find out work done by a force F is equals to xi plus xyj, xi plus xyj acting on a particle to displace it from a region to a point having coordinates 2, 2. From a region to the point having coordinates 2, 2. सर हमें इसमें कोई पाथ बताया? नहीं. So इससे क्या पता चल रहा है इस टर्म से? xyj cap this basically means that force in y direction depends on x coordinate also. Force in y direction depends on x coordinate also. It's a non-conservative force. So इसमें हम आगे कर देंगे यहाँ पे, मतलब इसका जो आंसर था that was can't be found unless we know relation between x and y. Work can't be calculated. Because वो देख के ही पता चल रहा था कि वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, y कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते जब तक हमें वेल डिफाइंड पाथ ना हो. तो अब एक काम करो, वर्क डन निकाल दो फॉर एक बारी वर्क डन टू मूव फ्रॉम OA टू AP और एक बारी सीधा O से P. So दो पाथ दे दिए. फाइंड द वर्क डन टू मूव फ्रॉम O to P using OAP path. So work done from O to A plus work done from A to P. और एक बारी डायरेक्ट निकालो वर्क डन टू मूव फ्रॉम O to P. ये बिल्कुल क्लियर है. O to A x कोऑर्डिनेट 0 है या y कोऑर्डिनेट 0 है? O to A. सर इसके अंदर O to A और A to P के अंदर y कोऑर्डिनेट मतलब ये तो 0 हो गया.
सो अगर मेरे को वर्क डन फ्रॉम O टू A निकालना है, तो मेरे को सिर्फ x कोऑर्डिनेट का वर्क डन ही निकालना है। जब मेरे को वर्क डन फ्रॉम A टू P निकालना है, तो अब x कोऑर्डिनेट कितना है इस पूरे रीजन में, x की वैल्यू 2, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स कितनी हो जाएगी फॉर A टू B पाथ। x की वैल्यू अगर 2 है तो मैं फोर्स को लिख सकता हूँ दिस इज 2i प्लस 2yj। इस कंपोनेंट के कारण कोई वर्क डन आएगा 2i के कारण? सर नहीं आएगा क्यों? क्योंकि सर, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो आपको सिर्फ वर्क डन 2y का ही निकालना है। तो वर्क डन 2y का निकाल लो, कितना आएगा, y कोऑर्डिनेट वेरीज फ्रॉम 0 to 2, y coordinate varies from 0 to 2, because इसको अगर मैं लिखूंगा तो you can write in this form. x coordinate तो 2 से 2 ही है, so you say it's 2dx. Y coordinate varies from 0 to 2, 2y dy. So this comes out to be 4 joules. So total work done is 6 joules. अब डायरेक्ट निकालो, O से भी डायरेक्ट जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा? If you move directly from O to P, सर ओपी से 14/3 आ रहा है। O से P कितना आ रहा है? 14/3। 14/3, बिकॉज O to P हमने स्ट्रेट अगर बनाया, स्लोप कितनी दी है इसकी? 1। सो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू y, x और y को इक्वल पुट कर दोगे तो यू विल फाइंड द वर्क डन। बिकॉज O to P ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन बनानी पड़ती है हमेशा, आपको जो भी दियो। इसमें सिंपल था बिकॉज कोऑर्डिनेट्स सेम दिए थे, स्लोप 1 दी थी। अगर मैं x इज इक्वल्स टू y पुट कर दूं तो यू कैन से फोर्स इज इक्वल्स टू xi प्लस xy, को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y स्क्वायर j या x स्क्वायर j। तो वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ फिर ऐसे, बस मेरे पास x और y में रिलेशन है। सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो तो यू ऑलवेज नीड अ पाथ। अगर फोर्स का x कोऑर्डिनेट y पे डिपेंड कर रहा है या y कोऑर्डिनेट x पे डिपेंड कर रहा है, देन यू नीड द पाथ आल्सो। सो पाथ होगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। और पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन क्या होता है? F is equal to minus du/dx. एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन ओनली बी डिफाइंड इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव। Conservative. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन क्यों नहीं होती? Why potential energy can't be defined for a non-conservative force? Why potential energy can't be defined for a non-conservative force? पोटेंशियल एनर्जी की आपने 11th और 12th में जितनी भी डेरिवेशंस की हैं, यू ऑलवेज फाइंड, आप एक रेफरेंस लेवल चूज करते हो और फिर आप वर्क डन निकालते हो टू मूव फ्रॉम रेफरेंस लेवल टू दैट पॉइंट। आपने जब mgh निकाला तो आपने अर्थ को रेफरेंस माना, अर्थ से हाइट h तक जाने का वर्क डन निकाल लिया। ग्रेविटेशन में आपने इन्फिनिटी को रेफरेंस माना, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने का वर्क डन निकाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क डन टू मूव द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। अब अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगी तो वर्क डन पाथ डिपेंडेंट हो जाएगा, तो हर कोई अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी निकालनी शुरू कर देगा सेम पॉइंट की।
even if they are choosing the same reference level. So that's why potential energy is defined only if the forces are conservative. For non-conservative, it cannot be defined. अगर नॉर्मल लिखना है तो F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स या माइनस डी यू बाई डी आर. अदरवाइज जनरल फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इट वाज वेक्टर फॉर्म में रिलेशन क्या लिखोगे? जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखा था माइनस कर्ली यू बाई कर्ली एक्स आई कैप. इलेक्ट्रोस्टैटिक में कब यूज किया था? फील्ड और पोटेंशियल में. आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखते हो, द पार्शियल डिफरेंशिएशन. और ये इलेक्ट्रो ग्रेविटेशन में भी होल्ड करता है रिलेशन. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी यही रिलेशन होता है. इक्विलिब्रियम होता है व्हेन फोर्स इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज. इक्विलिब्रियम है तो फोर्स जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम. बिकॉज मैक्सिमम के लिए तो डी यू बाई डी आर जीरो होगा. अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, अनस्टेबल है तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, और अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट. सो मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम मतलब मैथ्स में आएंगे, मतलब नॉन मेडिकल में आएंगे इस तरह क्वेश्चन, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करने वाले. बट बेसिक कंसेप्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो डबल डिफरेंशिएशन शुड बी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी शुड बी पॉजिटिव. और अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी शुड बी नेगेटिव. ये तो याद है ना, मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा है मैथ्स में. यस सर. सो नेक्स्ट टाइम करते हैं फिर इसके. अभी इतना पढ़ के देखो. कोलिजन्स जो है वो सेंटर ऑफ मास के साथ करेंगे, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स. सो आज जो मैंने कराया दैट इज वर्क पावर एनर्जी थ्योरी. कि वर्क पावर एनर्जी में जो हमें कंसेप्ट चाहिए, बट इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट सर्कुलर के भी लगेंगे. तो सर्कुलर के भी मैं जो रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज हैं वो भेज देता हूँ अभी. सो सर्कुलर एंड पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के क्वेश्चन करने हैं बेसिकली हमने. जहाँ पे सर्कुलर मतलब मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल के जो क्वेश्चन होते थे कि बॉडी अगर इस पॉइंट पे या पेंडुलम हैंग करके स्विंग करके नीचे आ गया तो दैट्स बेसिक पोटेंशियल एनर्जी. कि अगर उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थीटा है व्हेन इट कम्स टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, वेलोसिटी इज √2gl1 माइनस cos थीटा. हम काइनेमैटिक्स में भी यूज कर रहे थे. तो सर्कुलर एंड वर्क पावर एनर्जी के असाइनमेंट सेंड करूंगा जिसमें दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे. सर अगली बार असाइनमेंट करनी है. अगली बार असाइनमेंट करनी है. सर इसकी पीडीएफ डाल देना. डाल दूंगा पीडीएफ.